गाइस मायस्थीनिया ग्रेविस एक रेयर न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जिसमें जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो ईजिली टायर्ड हो जाते हैं और उनमें फैटिगनेस आ जाती है और इसी के साथ ही इनमें वीकनेस आ जाती है बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये यूजुअली कॉज होती है नर्व्स के साथ जो कि स्टिमुलेट करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को, और इसी के साथ ही ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है जिसमें जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी होती है वही खुद ही अटैक कर देती है इन मसल्स पर। और इसी के साथ ही गाइस ये जो टर्म है मायस्थीनिया ग्रेविस ये एक लैटिन एक्सप्रेशन या फिर हम कह सकते हैं एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है ग्रेव मसल वीकनेस। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जितने भी केसेस होते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस के वो यूजुअली माइल्ड होते हैं और यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो एकदम नॉर्मली रहती है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। अब यहाँ पे गाइस इनिशियली जब ये किसी को न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है तो यहाँ पे जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो सबसे पहले इफेक्ट होना स्टार्ट होती हैं। तो गाइस इनमें बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि हम आईलिड्स को आसानी से ऐसे ऐसे ब्लिंक कर सकते हैं, तो जब ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज होगी तो इनमें जो है ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए अभी मेरी आंखें खुली हैं तो ये अचानक से थोड़े टाइम बाद ऐसे बंद हो जाएंगी, या तो पूरी बंद हो जाएंगी या तो थोड़ी सी बंद होंगी, तो इनको कहा जाता है आईलिड ड्रूपिंग। फिर इसके बाद गाइस जो भी वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं जैसे कि चूइंग, स्वॉलोइंग, ब्रीदिंग और स्पीकिंग, इनमें भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं इस न्यूरोमस्कुलर डिजीज की वजह से। और दूसरी तरफ जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो कि प्रेजेंट है मान लीजिए हार्ट में, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता इस न्यूरोमस्कुलर डिजीज से। अब यहाँ पे गाइस जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपको मायस्थीनिया ग्रेविस के, ये समय के साथ और भी ज़्यादा वर्स हो सकते हैं और ये तब भी और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं जब हमारी बॉडी जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही हो, बिकॉज उसी में मोस्ट ऑफ दी वॉलेंट्री मसल्स यूज होती हैं। और इसके सिम्टम्स इंप्रूव या फिर उनसे हमें तब आराम मिल सकता है जब हमारी बॉडी रेस्ट पर हो या फिर जब हम सो रहे हों, बिकॉज उस वक्त जो मसल्स हैं वो यूज नहीं हो रही हैं। और इसी के साथ ही गाइस मायस्थीनिया ग्रेविस का कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन इसके जो भी सिम्टम्स हैं उनको हम यूजुअली बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि कई केसेस में तो रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये जानने में लगेगी कि ये जो न्यूरोमस्कुलर डिजीज है मायस्थीनिया ग्रेविस ये किन किन लोगों को हो सकती है। तो यहाँ पे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ केसेस का वो भी बहुत ही वियर्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है ये ज़्यादा कॉमन है वुमेन में एज़ कम्पेयर टू मैन। और यहाँ पे अगर हम बात करें एज ग्रुप की तो यहाँ पे जो यंगर वुमेन है 20 to 30 की एज में वो ज़्यादा प्रोन है इस न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ से, और दूसरी तरफ जो मैन की एज ग्रुप है वो है 70 to 80 ईयर्स के बीच में। तो ये इतना ज़्यादा बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है इस न्यूरोमस्कुलर डिजीज का, उसका रीजन अभी तक अननोन है। अब यहाँ पे गाइस मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको सबसे पहले हमारे नॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानना पड़ेगा, बट एट द सेल्यूलर लेवल। तो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो रिलीज करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर को जो कि है एसिटाइलकोलिन, और ये जो रिलीज है एसिटाइलकोलिन का ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। फिर इसके बाद इनकी बाइंडिंग होती है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे जो कि प्रेजेंट होती है मसल सेल मेम्ब्रेन में, और जब इनकी बाइंडिंग हो चुकी होती है तो हमारे मसल्स के अंदर एक चेन रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें कि इस मायस्थीनिया ग्रेविस के केस में क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी ही अटैक कर देती है मसल्स पर। तो यहाँ पे गाइस अगर हम मायस्थीनिया ग्रेविस के स्पेसिफिक टाइप की बात करें कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के केसेस में, तो ये है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो कि कॉज करता है साइटोटॉक्सिक इंजरी को, जिसका मतलब होता है लाइसिस या फिर डेथ ऑफ द होस्ट सेल। और इसी के साथ ही यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज भी मीडिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि कॉज या मीडिएटेड होती हैं ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से। तो यहाँ पे गाइस जो पेशेंट के बी सेल्स होते हैं वो इनअप्रोप्रिएटली एंटीबॉडीज को फॉर्म कर लेते हैं और जाके बाइंड हो जाते हैं इस निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से जो कि प्रेजेंट है हमारे मस्कुलर सेल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे जब इन एंटीबॉडीज की बाइंडिंग हो जाती है इन रिसेप्टर्स के साथ, तो यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ था मोटर न्यूरॉन्स में से एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जो है बाइंड नहीं कर पाता इन निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से। तो ये गाइस कॉमन कॉज होता है मायस्थीनिया ग्रेविस का मोस्ट ऑफ द केसेस में। प्लस इसी के साथ ही कुछ स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं जिनमें जो कॉज है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे किसी टाइप का कार्सिनोमा या फिर कैंसर प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा एंड इन थायमिक कार्सिनोमा, उन केसेस में भी ये जो हमारे बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज को फॉर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है मायस्थीनिया ग्रेविस कॉज हो सकती है, हालांकि ये उतना ज्यादा कॉमन नहीं होता। अब यहाँ पे गाइस मायस्थीनिया ग्रेविस के कुछ केसेस में जो अगर वॉलेंट्री मसल्स है, अगर कोई स्पेसिफिक वॉलेंट्री मसल कुछ ज्यादा ही अफेक्ट कर गई है तो यहाँ पे
कुछ केसेस में माइस्थीनिया क्राइसिस का भी खतरा रहता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसको बेसिकली हम एक मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। मान लीजिए जो मसल्स हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा ही अफेक्टेड हो गई हैं तो यहाँ पे ब्रीदिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ये लीड कर सकता है आगे इमरजेंसी सिचुएशन को भी। अब यहाँ पे गाइस गुड न्यूज़ ये है कि भले ही चाहे माइस्थीनिया ग्रेविस का कोई क्योर ना हो, लेकिन इसके जो सिम्टम्स है इतने डेंजरस वाले, इनको हम इजिली कंट्रोल यहाँ तक कि रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके मेडिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स को देते हैं, जैसे कि नियोस्टिग्मीन और पाइरिडोस्टिग्मीन हो गए, जिसमें गाइस एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डिग्रेड करता है एसिटाइलकोलिन को। तो अगर हम इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दें तो यहाँ पे हम एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, जो कि हमें काउंटरैक्ट करने में हेल्प करेगा इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, जो कि जाके बाइंड हो गए हैं निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे। फिर इसी के साथ ही गाइस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को भी यूज किया जाता है, जैसे कि प्रेसिडोन हो गई, जो कि रिड्यूस करने में हेल्प करता है हार्मफुल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।